नमस्कार, राधे राधे, वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो मेरी स्टोरी इसके अंडरवर्ल्ड में आप सबको वेलकम है। तो स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो आप जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिसका पार्ट होने वाला है 34। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में क्या हुआ था मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाएगी। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब फाइनली रीत ने भी आरोही को अपनी दिल की बात कह दी थी। और क्या हुआ था ये तो प्लीज़ आप जाकर उस पार्ट में सुनकर आइए, क्योंकि अच्छा पार्ट था भाई। तो स्टोरी को मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो रीत की माँ रीत से पूछती है कि किसके कॉल था बेटा। तो रीत ने उसे बताती है कि हाँ माँ, एक दोस्त की। तो फिर ऐसे ही थोड़ी टाइम बाद रीत अपनी डिनर वगैरह ख़त्म करके अपनी कमरे में चली जाती है। रीत रूम में आने के बाद वो कॉल करती है आरोही को, और भाई बंदी एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लेती है, मानो जैसे वो रीत का ही कॉल का वेट कर रही थी। आरोही कॉल रिसीव करने के बाद कहती है तो डिनर कंप्लीट हो गया। उसके बाद रीति हाँ में जवाब देती है। उसके बाद रीति पूछती है और तुम्हारी। देन आरोही भी बताती है कि हाँ बस अभी अभी मैंने खाना ख़त्म करके आई हूँ। तो रीति आरोही से फ़ोन पर बात कर ही रही थी, तभी तभी उसकी माँ उसकी रूम में आती है, मतलब रीत के रूम में उसकी माँ आती है। रीति अपनी माँ को देखकर फ़ोन को थोड़ा कान से हटाकर अपनी माँ से पूछती है कि माँ अब। रीति ने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी। फ़ोन के दूसरे साइड से आरोही फ़ोन पर लाइन पे थी। इधर रीत की माँ रीत से कहती है कि बेटा रुद्र के घर के तरफ से कॉल आया था और उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के बाद रुद्र और प्रीत की शादी रखी गई है। देन आरोही ये बात सुनती है फ़ोन के दूसरे साइड से। उसके बाद रीत कहती है ठीक है माँ, जैसे आपको सही लगे। रीत की माँ कहती है हाँ बेटा, वो लोग हमें कहाँ कुछ करने देते हैं, सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं। रीत भी हाँ में भरती है। उसके बाद रीत की माँ रीत से और कुछ बात वगैरह करती है, मतलब प्रीति की शादी के बारे में। उसके बाद रीत की माँ कहती है ठीक है बेटा, दिन भर बहुत सारे काम करती है, तू थक चुकी होगी, सो जा अब, बहुत रात हो गई है। और इतना कहकर रीत की माँ रीत की कमरे से चली जाती है। यार भाई मुझे ना कोल्ड फीवर हो गया था, और भाई फीवर तो ख़त्म हो गया है लेकिन कोल्ड रह गया, तो भाई इसलिए ना अभी तक मेरी नाक से गंगा जमुना बहती रहती है। भाई क्या करूँ, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हो गया है लगभग 10 या 15 दिन हो गया भाई। तो जाने दो भाई, स्टोरी पे आते हैं। तो रीत की माँ रूम से चली जाती है, मतलब रीत की रूम से। उसके बाद रीति जाके अपनी रूम की डोर को बंद करती है और फ़ोन के ओर देखती है तो आरोही अभी भी लाइन पर ही थी। रीति फ़ोन को कानों में लगाकर कहती है, मतलब आरोही से कहती है कि तुमने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की। उधर से आरोही बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी होने वाली सास और उनके बेटी की बात सुन रही थी। आरोही की ऐसी बात सुनकर रीति थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही हो। देन उधर से आरोही कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत स्लो हो। देन और कुछ बात वगैरह होती है इन दोनों के बीच। रीत कहती है ओके, वो हमें सो जाना चाहिए क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा। देन आरोही कहती है क्या तुम इतनी जल्दी सो जाती हो? रीत कहती है जल्दी कहाँ, 11 बजे है, ज़रा टाइम देखो। उधर से आरोही कहती है हाँ तो पता है ना, प्यार करने वाले लोग रात भर बातें करते हैं, मतलब रात ख़त्म होकर सुबह हो जाती है, लेकिन लवर्स के बातें ख़त्म नहीं होती, तुम्हें इतना भी नहीं पता? रीत कहती है मुझे इन सब की आदत नहीं है। उधर से आरोही कहती है एक्सक्यूज़ मी, कहना क्या चाहते हो, मतलब मेरी इन सब में आदत है क्या? मैंने तो बस फिल्में और स्टोरी में देखा था और सुना था। इधर रीत थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है मतलब ज़िंदगी भर तुम्हारी बकबक सुनने को पड़ेगा। उसके बाद कहती है ओके, मैंने एडजस्ट कर लूँगी। देन आरोही थोड़ा शर्माते हुए कहती है हाँ ऑब्वियसली। ये दोनों और भी कुछ बात करते हैं,
मतलब 11 से पूरे 1 बज जाती है। मतलब देख रही हो, 11 बजे सो जाने कहने वाली लड़की 1 बजे तक जागी रहती है, तो समझ रहे हो। देन आरोही खुद कह पड़ती है, ओके अब सो जाओ। रीति कहती है, अरे अभी तो रात भी ख़त्म नहीं हुआ है। आरोही थोड़ा स्माइल करती है और गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। देन ये दोनों सो जाते हैं। फिर ये रात ख़त्म होकर नेक्स्ट सुबह आती है, तो हमें इसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वही डेली रूटीन के साथ आरोही अपनी हॉस्पिटल जाती है और रीति जाती है अपनी बॉस की अड्डा पे। राघव ने उसे कॉल करके बुला लिया था क्योंकि मोहित ने आज उसे कुछ मिशन पे भेजने वाली थी। मोहित ने एक चेयर पे बैठा हुआ था और उसके सामने रीत और राघव दोनों चुपचाप खड़े होकर मोहित की बताई हुई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। जैसे जैसे मोहित हर एक बात बता रहा था, रीति और राघव दोनों ही बड़ी ही ध्यान के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला रहे थे। मोहित इन दोनों को पूरे प्लानिंग समझाती है। देन थोड़ी ही बाद में ये दोनों निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ मोहित इन दोनों को भेजा था। तो दूसरी तरफ हमें एक लॉ कॉलेज की सीन दिखाई जाता है जहाँ आरोही के पापा लॉ मिनिस्टर यानी कि विक्रम प्रताप सिंह कुछ स्टेज में खड़े होकर और हाथों में माइक पकड़े हुए कुछ स्पीच दे रहे थे और नीचे ग्राउंड पर बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सर मचा रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। विक्रम प्रताप सिंह स्टेज पर खड़े थे, चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, वाइट कुर्ता और भाई वही नेता वाला जैकेट। तो लॉ मिनिस्टर बोल रहे होते, ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वक्त के साथ बदल जाते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो वक्त को ही बदल देते हैं। पूरे ग्राउंड पर तालियों की गूंज उठती है। लॉ मिनिस्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहते हैं, आज आप सब लॉ के स्टूडेंट हो। और वो अपनी उंगली पॉइंट करके स्टूडेंट की तरफ देखकर कहते हैं कि कल आप में से कोई जज बनेगा, कोई लॉयर और कोई देश का कानून लिखेगा। भाई सारे स्टूडेंट उनके बात को बड़ी ही ध्यान के साथ सुन रहे थे। लॉ मिनिस्टर फिर से कहते हैं, लेकिन याद रखिए, कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई शब्द नहीं होते। कानून वो उम्मीद होती है जो एक आम इंसान को इंसाफ दिलाती है। फिर से स्टूडेंट के ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगती है। देन लॉ मिनिस्टर फिर से कहते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके सामने एक दिन सच और अपने खड़े हो जाए तो आप सब क्या चुनोगे। ग्राउंड पर एकदम साइलेंस छा जाती है लॉ मिनिस्टर की ऐसी सवाल पर। लॉ मिनिस्टर कहते, बहुत मुश्किल सवाल है ना, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो अपनों से मोहब्बत करे लेकिन सच का साथ कभी ना छोड़े। भाई मुझे लग रही है लॉ मिनिस्टर की यह बात रीति और उनके बेटी आरोही की ज़िंदगी में कभी तो आने वाली है। देखते हैं क्या होता है। देन लॉ मिनिस्टर अपनी फाइनल स्पीच देते हैं और फाइनल स्पीच में कुछ ऐसे कहते हैं, कभी किसी मजबूरी का मजाक मत बनाना और कभी अपनी सपनों से समझौता मत करना। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके किरदार से होती है। देन फिर से स्टूडेंट के ज़ोर ज़ोर से तालियों की आवाज़ पूरे ग्राउंड पर गूंज उठती है। देन वो स्टेज से उतरने से पहले स्माइल करके कहते हैं, अगर ज़िंदगी में कभी हार मानने का मन करे तो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरी कहानी सच में यही ख़त्म होती है। अगर जवाब ना हो तो उठ जाइए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। तो इतना कहकर लॉ मिनिस्टर स्टेज से उतरते हैं। तो भाई आप भी थोड़ा आरोही की पापा के बातों से मोटिवेट हो जाइए। खैर हम ये सीन को यही कट करके दूसरे तरफ चलते हैं, मतलब रीति देखते हैं उसका मिशन क्या है। तो एक बड़ा सा पुराने वेयर हाउस के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है। वेयर हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी में भरी पड़ी थी और वहाँ पर एक आदमी एक चेयर पर बैठा हुआ था। मतलब देखने के लिए तो वो बिल्कुल घटिया गुंडा जैसा लग रहा था और उस आदमी ने अपनी दोनों पैर आगे सामने के टेबल के ऊपर रखा था और उसके सामने खड़े थे
राघव और रीत। वो आदमी रीति और राघव दोनों की तरफ देखकर एक अजीब सा स्माइल करके कहता है, तुझ जैसी बहुत आया है और चला भी गया है, लेकिन किसी से इतनी भी हिम्मत नहीं आया कि वो फाइल मुझसे ले पाई है। देन इतना कहकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर रीति और राघव ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो गुंडा थोड़ा गुस्से में अपनी दांत पिसते हुए कहता है, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे, समझी? चलो निकलो यहाँ से। इधर तभी रीत की फ़ोन रिंग होने लगती है। तभी राघव और वो गुंडा दोनों ही रीत की तरफ देखते हैं। वेयर हाउस में कुछ देर तक पूरे सन्नाटा छा जाती है। फ़ोन कुछ टाइम तक तो ऐसे ही बजती रहती है। पूरे वेयर हाउस में सिर्फ ही रीत के फ़ोन के रिंग ही सुनाई दे रही थी। रीति बिल्कुल जैसे कि वैसे ही खड़ी थी। रीति फ़ोन रिसीव ना करने की वजह से फ़ोन बंद हो जाती है। देन दोबारा फिर से कुछ टाइम के बाद फिर से रिंग होती है। इसी बार रीति अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर फ़ोन की स्क्रीन के तरफ देखती है। फ़ोन की स्क्रीन पर शो हो रहा था नाम को देखकर रीत की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो गुंडा थोड़ा शौक हो के रीत की तरफ देख रही थी। इधर राघव भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब बंदी इतनी सीरियस मोमेंट में मुस्कुरा रही है। देन रीत कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ। उधर से बहुत प्यारी सी आवाज़, क्या कर रही हो? हाँ भाई, ये कॉल थी आरोही की। अगर रीत इतनी प्यारी सी स्माइल देती है तो समझ जाओ ऑब्वियसली आरोही होगी। रीत कहती है, हाँ काम पे हो। देन आरोही की ये सवाल सुनकर रीति एक स्माइल करके उस गुंडे की तरफ देखकर कहती है कि हाँ मारने वाली हूँ। उधर से आरोही जल्दी से कहती है, क्या? रीति बात को चेंज करते हुए कहती है, हाँ मच्छर मच्छर। उधर से थोड़ा कंफ्यूज होके आरोही कहती है, मच्छर? इधर भाई राघव और वो गुंडा दोनों ही कंफ्यूज होके रीत को देख रहे थे। फिर रीति उस गुंडे की तरफ देखकर कहती है, हाँ वेयर हाउस में काम कर रही हूँ ना, इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा ही मच्छर है, इसलिए काम के साथ साथ मच्छर को भी मारना पड़ता है। देन आरोही कहती है, ओ उसे वेयर हाउस में कौन से काम कर रही हो? इधर रीति थोड़ा सोचते हुए कहती है, हाँ पैकेजिंग का। उधर से आरोही कहती है, ओ। देन रीति इधर से कहती है, ओके जान, मैं बस थोड़ा सा फ्री होके तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और भाई आरोही जैसे ही रीत के मुंह से जान वर्ड सुनती है वो पूरे शर्मा जाती है। इधर भाई वो गुंडा बस आंखें फाड़ फाड़ के रीत को ही देख रहा था। देन वो गुंडा रीत से कहता है, ओए कौन है तू? इधर ये आवाज़ फ़ोन के दूसरी तरफ से आरोही सुन लेती है। देन आरोही को थोड़ा अजीब लगती है और वो पूछ भी लेती है कि ये आवाज़ किसकी थी। इधर तभी रीति गुस्से में उस गुंडे की तरफ देखकर थोड़ा स्माइल करके, मतलब फीकी स्माइल करके कहती है, अरे हाँ एक कोरियर वाला है। अरे कहती है, ओ अच्छा। रीति कहती है, हाँ जान। देन उधर से आरोही कहती है, ओके बाय, लव यू। रीति भी कहती है, लव यू। इतना कहकर रीति अपनी फ़ोन की स्क्रीन को एक किस करती है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। रीति फ़ोन को कट करने के बाद फ़ोन अपनी पैंट की पॉकेट में रखती है। फिर उस गुंडे की तरफ देखकर उसे कहती है, अबे चम्मू चिरकुट, तू क्या, तेरा बाप देगा फाइल। ये कहकर रीति टेबल पर कूदकर गुंडे के सीने पर एक लात मारती है। उसके बाद वो गुंडा जाके सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। देन राघव भी जल्दी से एक डंडा उठाकर उसके सर पर वार करता है। देन वो गुंडा अपनी सर पे हाथ रखकर जोर से चीखता है। उसके सर से खून निकल रहा था, पर वो गुंडा ना में अपनी सर हिलाता है। ये देखकर रीति उसकी बालों को पकड़ के उसकी बाएं गालों पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर भी वो गुंडा नहीं बताता है। रीति ऐसे ही 3-4 थप्पड़ और मारती है, लेकिन फिर भी वो गुंडा नहीं बताता है। रीति कहती है, चल बता कहाँ रखी है फाइल। वो गुंडा डेविल स्माइल करके कहता है, नहीं बताऊंगा। उसके बाद रीति उस गुंडे के तरफ देखकर कहती है, नहीं बताएगी, अच्छा रुक।
राघव ने उसका गला पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो भागकर नहीं जा पाएगा। रीति कहती है उस गुंडे की तरफ देखकर, रुक, अभी तेरे ससुराल वालों के दहेज को ऐसी की तैसी करती हूँ। इतना कहकर रीति उस गुंडे के प्राइवेट पार्ट पर एक लात मारने जाएगी, तभी वो गुंडा जोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, बताता हूँ। इतना कहकर वो गुंडा अपनी फिंगर पॉइंट करके एक अलमीरा टाइप का एक था वहाँ, तो उस तरफ इशारा करके कहता है, वहाँ पर है वो फाइल। रीति पूछता है, सच? उसके बाद वो गुंडा हाँ में सर हिलाता है। देन रीति जाती है, उस पुराने अलमारी को ओपन करती है और उसके अंदर थी एक रेड कलर के फाइल। रीति उस फाइल को अपने हाथ में लेती है। उस फाइल को ओपन करके वो उसके कुछ पेज पढ़ती है। देन वो कंफर्म हो जाती है कि ये वही फाइल है जिस फाइल को लाने के लिए मोहित ने इनको यहाँ भेजा था। देन वो राघव के पास आती है और उसे कहती है कि राघव, हो गया काम, चल। देन राघव उस गुंडे को एक धक्का मारता है, वो गुंडा सीधा ज़मीन पर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद रीत और राघव ये दोनों वहाँ से निकल के आ जाते हैं। उसके बाद रीत आके उस फाइल को मोहित के हाथों में पकड़ा देती है। मोहित उस फाइल को ओपन करके पढ़ता है तो मोहित भाई खुश हो जाता है, लेकिन रीत को उसकी खुशी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो भाई उसकी कामों से मतलब था। इधर रीत को उसकी बहन प्रीत की कॉल आती है। रीत कॉल रिसीव करती है। उधर से उसकी बहन कहती है, दी अब कहाँ हो? आज हम कार्ड देने के लिए जाने वाले थे ना। रीत कहती है, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। देन कॉल कट होता है। उसके बाद रीति वहाँ से निकलकर अपनी घर के ओर आती है। तो रीति अपनी घर के सामने घर के बाहर बाइक पर बैठी थी। थोड़ी टाइम के बाद घर से निकलकर आती है और उसके हाथों में थी कुछ कार्ड। हाँ भाई, शादी की कार्ड। प्रीति कहती है, मेरी तो ज़्यादा दोस्त नहीं है, बस 4 दोस्त है, बस उनको ही देना है। ठीक है बैठ, ये कहकर रीति बाइक को स्टार्ट करती है। उसके बाद उसकी बहन प्रीति उसके पीछे बैठती है। देन ये लोग जाते हैं प्रीत के दोस्त के घर के ओर, क्योंकि प्रीत की शादी के कार्ड जो देना था। प्रीति बाइक ड्राइव कर रही थी और उसके पीछे बैठी थी उसकी बहन प्रीति, हाथों में कुछ शादी की कार्ड पकड़े हुए। आधी रास्ता में रीत की फ़ोन रिंग होती है। रीति अपनी एक हाथों से बाइक के हैंडल को पकड़े हुए और दूसरे हाथों से अपनी प्यार की पकड़ से फ़ोन को निकालती है। रीति कॉल रिसीव करके कानों में लगाकर हेलो कहती है। यह कॉल था राघव का। फ़ोन के दूसरी तरफ से राघव रीत से कुछ कहता है। रीत ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी, वो बस हाँ और ना में जवाब दे रही थी। देन जब राघव की बात ख़त्म होती है, वो उधर से ही फ़ोन कट कर देता है। रीत ड्राइव कर रही थी, इस वजह से वो अपनी फ़ोन को दोबारा पॉकेट में नहीं रखती है। वो अपनी फ़ोन को प्रीत के हाथों में पकड़ देती है। अब रीत की फ़ोन थी प्रीत के हाथों में, रीत के फ़ोन उसके बहन प्रीत पकड़े हुए थे। प्रीति रीत से अपनी पहला दोस्त का घर का एड्रेस बताती है। देन रीति अपनी बाइक को उसी एड्रेस पे लेती है। तो रीति जब बाइक ड्राइव करके जा रही होती तो वो देखती है कि रोड के साइड के भाई तुमने देखा होगा कि अक्सर जो सब्जी बेचते हैं, तो रीति अपनी बाइक को थोड़ा स्लो करती है। तो वो देखती है कि एक सब्जी वाली आंटी उसके साथ एक आदमी बहस कर रही है, थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है। भाई तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग पिज़्ज़ा बर्गर हज़ार पैसों से खाएंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वो लोग जब ना गरीब सब्जी वाले जो बेचते हैं उनके साथ बार्गेन करने में लग जाते हैं। क्या है भाई? तो मैटर शायद कुछ इस टाइप का थी। वो आदमी ना वो सब्जी वाली आंटी के कुछ वो वेजिटेबल होते हैं ना, उसको फेंक रहा था। तो वो औरत क्या कर रही थी ना, वो हाथ जोड़कर उसे कह रही होती कि मत करो ऐसा बाबू, आप जितने रेट में बोलोगे मैं उतने रेट में आपको सब्जियां दे दूंगी, लेकिन मेरे सब्जियों को यूँ इस तरह से क्या कहते भाई उसे, नष्ट या और कुछ कहते भाई। तो वो औरत कह रही होती कि ऐसे मत करो, मेरे सब्जियों को फेंको मत। तो वो क्या कर रहा था ना, वो जितने भी सब्जियां थी आधा की आधा फेंक दिया था
रोड के दूसरे तरफ। तो भाई रीति जब ये देखती है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है उस आदमी पर। तो वो अपनी बाइक को थोड़ा रोड के साइड में अपनी बाइक को स्टॉप करती है। प्रीति उसे पूछती है कि दी अपने यहाँ क्यों बाइक रोकी। रीति उसे कहती है कि तू बस यही थोड़ी देर खड़ी रहे, मैं बस आती हूँ। इतना कहकर वो जाती है उस साइड जहाँ उस औरत ने सब्जियाँ बेच रही थी। इधर भाई रीति जैसे ही रोड के उस साइड गई थी वैसे ही रीत की फ़ोन रिंग होती है और उसकी फ़ोन थी उसकी बहन के पास। तो प्रीति फ़ोन के स्क्रीन पर नंबर देखती है तो नाम शो हो रहा था डॉक्टर साहिबा। तो प्रीति को सडनली याद आ जाती है कि कल भी तो रीति को इस नंबर पे ही कॉल आई थी। पहले रिंग में तो प्रीति कॉल रिसीव नहीं करती, सही रिंग होकर कॉल कट हो जाती है। देन प्रीति मन में सोचती है कि दी को किस डॉक्टर ने कॉल क्यों कर रही है। दी की तबीयत तो ठीक है ना, दी हमें कुछ छुपा तो नहीं रहे है ना। इधर फ़ोन फिर से रिंग होती है। देन प्रीति ऐसे ही और कुछ सोचते हुए वो कॉल रिसीव कर देती है। इधर प्रीति कुछ कहने वाली होती, उधर से भाई आरोही तो पता है कैसी है। उधर से आरोही सडनली कह पड़ती है कि मैंने ना तुम्हें बताना भूल गई थी कि आज ना तुम मुझे लेने आओगे। मैं अपने ड्राइवर से कुछ बहाना बनाकर मना कर दूंगी कि मुझे लेने के लिए ना आए। प्रीति जब ये आवाज़ सुनती है तो भाई वो सडनली भाई वो पहचान लेती है कि ये आवाज़ आरोही की है। जैसे कि प्रीत को ये भी पता है कि आरोही एक डॉक्टर है और रीत ने उसकी नंबर सेव की है डॉक्टर साहिबा। अब प्रीत को समझ में आ जाती है कुछ। आरोही ने तो अपनी बात कह दिया था लेकिन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अरे भाई रिस्पॉन्स कौन देगा, फ़ोन अगर रीत के हाथों में होता तो कुछ बताता ना। सो भाई आज की स्टोरी बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। कम से कम 250 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर दो भाई लोग, क्या यार। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, शायद कुछ मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।